बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थ्रोम्बोसिस को डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ द पैथोलॉजिकल काउंटर पार्ट ऑफ नॉर्मल हीमोस्टैटिक मैकेनिज़्म। यानी कि हमने ऑलरेडी नॉर्मल हीमोस्टैटिक मैकेनिज़्म की बात की हुई है कि जब कभी भी वेसल वॉल की इंजरी होती है तो वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है, प्राइमरी प्लेटलेट का प्लग बनता है, सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग बनता है और देन क्लोट की स्टेबलाइजेशन एंड एट द लास्ट जो है वो क्लोट की रिजॉर्प्शन हो रही होती है। अब यही फिनोमेना जो हमारा नॉर्मल हीमोस्टेसिस का है, अगर ये एग्रेवेट कर जाए, फॉर एग्जांपल डिफरेंट कंडीशंस इन्होंने बताई हुई हैं। लेट्स से कि अगर एंडोथेलियम की इंजरी बहुत सिवियर है या फिर किसी जगह पे ब्लड की बहुत ज़्यादा स्टेसिस हुई हुई है या फिर टर्बुलेंट ब्लड फ्लो है या फिर ब्लड की हाइपर कोएगुलेबिलिटी है, ठीक है, तो उस स्टेट के अंदर जो नॉर्मल हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म है वो अगर एक्सेसिवली स्टिमुलेटेड फॉर्म में ही रहे तो दैट विल रिजल्ट इन थ्रोम्बोसिस, ठीक है, दैट इज द एबनॉर्मल क्लॉट की फॉर्मेशन विद इन द वेसल वॉल। सो इन तीनों फैक्टर्स को हम कह लेते हैं विर्चुअस ट्राइड। अब इनकी डिटेल में जाने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो हमारी नॉर्मल एंडोथेलियम आ जाती है जो ना तो इंजर्ड हुई है या फिर हम कह देते हैं कि अगर हमारा ब्लड फ्लो बिल्कुल नॉर्मल है या फिर हाइपर कोएगुलेबल स्टेट नहीं है, तो उस दौरान हमारी मोस्ट ऑफ द वेसल्स के अंदर ब्लड जो है विदाउट क्लॉटिंग किस तरह से जो है वो फ्लो करता रहता है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस फिगर के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमारी जो नॉर्मल एंडोथेलियम आ जाती है वो प्रिवेंट कर रही होती है थ्रोम्बोसिस को, ठीक है, तीन मैकेनिज्म्स के थ्रू। एक तो ये कि हम लोगों ने पहले बात की नॉर्मल हीमोस्टेसिस के अंदर कि सबसे पहले प्लेटलेट की एग्रीगेशन होती है, ठीक है। तो नॉर्मल एंडोथेलियम जो है वो प्लेटलेट को एग्रीगेट होने से बचा रही होती है बाय मींस ऑफ प्रोस्टासाइक्लिन। ये रिलीज करती है प्रोस्टासाइक्लिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि हम लोगों ने हमें पता है कि नॉर्मल वेजोडाइलेटर भी है और प्लेटलेट को एग्रीगेट भी नहीं होने देता। देन एडिनोसिन डाइफॉस्फेटेज का एंजाइम भी ये रिलीज कर रही होती है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेटेज बेसिकली डिग्रेड कर लेता है एडीपी को, और एडीपी हम लोगों ने नॉर्मल हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म के अंदर डिस्कस किया था कि किस तरह से एडीपी स्टिमुलेट करवाता है प्लेटलेट की एग्रीगेशन को। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो जो एडीपी जब डिग्रेड हो जाएगा तो ऑफ कोर्स ये बात है ये प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि जो चीज़ें क्लॉट फॉर्मेशन में अपना रोल अदा करती हैं दैट आर द क्लॉटिंग फैक्टर्स, और क्लॉटिंग फैक्टर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंटली आ जाता है थ्रोम्बिन, ठीक है। तो थ्रोम्बिन को जो हमारी नॉर्मल एंडोथेलियम है वो इसको इनएक्टिव फॉर्म के अंदर जो है वो रखती है, या तो वो थ्रोम्बोमोडुलिन की एक्सप्रेशन ज़्यादा करवा के इसको लॉकअप करवा देती है, ठीक है, या फिर इस तरह से करवाती है कि डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स ये एक्सप्रेस करती है, जैसे कि हेपरिन लाइक मॉलिक्यूल्स वो जाके एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जब हेपरिन और एंटी थ्रोम्बिन 3 का मॉलिक्यूल, अब इसके नाम से ही जाहिर है कि एंटी थ्रोम्बिन 3 यानी कि ये थ्रोम्बिन के अगेंस्ट कोई मॉलिक्यूल है जो कि हेपरिन लाइक मॉलिक्यूल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जब ये हेपरिन लाइक मॉलिक्यूल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो इसकी एफिनिटी थ्रोम्बिन के लिए बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, अबाउट 1000 टाइम्स इसकी एफिनिटी थ्रोम्बिन के लिए ज़्यादा हो जाती है। तो ये थ्रोम्बिन को जो है वो इनएक्टिवेट करवा देता है। जो है वो साथ साथ कुछ टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर्स वगैरह जो है उसको भी एक्टिवेट करवा रही होती है हमारी नॉर्मल एंडोथेलियम, जो कि बेसिकली टिश्यू फैक्टर्स को इनहिबिट करके रखते हैं। और टिश्यू फैक्टर हमें पता है कि जब कभी भी टिश्यू फैक्टर एक्सपोज होता है तो दैट रिजल्ट इन द स्टिमुलेशन ऑफ फैक्टर 7, और उसके बाद कोगुलेशन कैस्केड स्टार्ट होता है एंड फाइनली जो है वो अगेन थ्रोम्बिन की फॉर्मेशन और देन फाइब्रिन की फॉर्मेशन होती है। ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। तो टिश्यू फैक्टर पाथवे के इनहिबिटर्स वगैरह एक्सप्रेस करवा रही होती है जो कि टिश्यू फैक्टर को एक्सपोज नहीं होने देती। साथ साथ जब एंडोथेलियम की इंजरी नहीं हुई होती तो हमें पता है कि टिश्यू फैक्टर जो है वो सब एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर एक्सप्रेस हो रहा होता है। तो ये जो है ये इन क्लॉटिंग फैक्टर्स से बिल्कुल, यानी कि फैक्टर नंबर 7 से बिल्कुल छुपा हुआ होता है यहाँ पे एंडोथेलियम के नीचे, ठीक है। तो ये अवेलेबल नहीं होता, तो इस वजह से कोगुलेशन कैस्केड एक्टिवेट नहीं हो पा रहा होता, सही है। लास्ट पे आप लोगों ने देख लेना है कि हमारी नॉर्मल एंडोथेलियम टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर भी जो है वो एक्सप्रेस करवा रही होती है, और टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर फाइब्रिनोलिटिक इफेक्ट दे रहा होता है, यानी कि फाइब्रिन की डिग्रेडेशन काज करवा रहा होता है। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर बेसिकली प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन के अंदर कन्वर्ट करवाता है, और प्लाज्मिन जो है वो फाइब्रिन को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा होता है और एक्सेसिवली क्लॉट की फॉर्मेशन को नहीं होने देता, जो कि हम लोगों ने लास्ट में नॉर्मल हीमोस्टैटिक रिस्पॉन्स के अंदर पढ़ा था कि फाइनली जो होता है वो क्लॉट रिजॉर्ब हो जाता है। अब अगर ये नॉर्मल
नॉर्मल फाइब्रिनोलिटिक इफेक्ट ना हो तो क्लॉट कभी भी रिजॉल्व ना हो सके और देन दैट विल रिजल्ट इन थ्रोम्बोसिस। सो यही तमाम जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हम लोगों ने अभी डिस्कस किए, इन्हीं की हाइपर स्टिमुलेशन विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसिस। अगर के लेट्स से ये फाइब्रिनोलिटिक इफेक्ट अगर सही से नहीं हो रहा, या फिर प्लेटलेट की एग्रीगेशन एक्सेसिवली हो रही है, या फिर कोगुलेशन कैस्केड एक्सेसिवली स्टिमुलेट हुआ होगा, तो दैट विल रिजल्ट इन थ्रोम्बस फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा जी, अब हम विर्चुअल स्ट्राइड की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर उसने 3 जो है वो वजूहात बताई हैं थ्रोम्बोसिस की। एक तो एंडोथेलियम की इंजरी, देन सेकंड वन इज़ द एबनॉर्मल ब्लड फ्लो, एंड थर्ड वन इज़ द हाइपरकोगुलेबिलिटी स्टेट्स। ज़्यादातर जो आर्टीरियल थ्रोम्बाया आ जाते हैं या फिर कार्डियक थ्रोम्बाया आ जाते हैं, उसके अंदर एंडोथेलियम की इंजरी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली थ्रोम्बोसिस को काज कर रही होती है, क्योंकि वहाँ पे हमें पता है कि ब्लड बहुत हाई स्पीड से फ्लो कर रहा होता है, तो वहाँ पे शेयर स्ट्रेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी कि एंडोथेलियम के इंजर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब क्रोनिकली जो है वो एंडोथेलियम इंजर होती रहेगी, तो ऐसी जगहों पर जो है तो वो थ्रोम्बस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सेकेंडली, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो या हाइपरकोगुलेबिलिटी भी कंट्रीब्यूट करते हैं टू द आर्टीरियल एंड कार्डियक थ्रोम्बाइल, लेकिन ज़्यादातर ये वाली कंडीशंस जो है वो वीनस थ्रोम्बाई के अंदर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। वन इज़ द क्योटिक ब्लड फ्लो एंड अदर वन इज़ अ हाइपरकोगुलेबल स्टेट। तो सबसे पहले हम लोग एंडोथेलियल इंजरी की जो पैथोजेनेसिस है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि जब कभी भी एंडोथेलियम जो है वो सिवियरली इंजर्ड होती है, तो किस तरह से जो हमारी एंडोथेलियल लाइनिंग है उसके अंदर जो एक बैलेंस था एंटीकोगुलेंट और प्रोकोगुलेंट के दरमियान, वो किस तरह से एंटीकोगुलेंट से शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द प्रोकोगुलेंट स्टेट, यानी कि अब उसके जो जीन्स है उसकी एक्सप्रेशंस में उसके जेनेटिक मेकअप कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा उस एरिया का जहाँ पे सिवियरली एंडोथेलियम की इंजरी हुई है, कि अब वो जो प्रोकोगुलेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एक्सप्रेशन ज़्यादा कर देगी, जबकि एंटीकोगुलेंट मॉलिक्यूल्स की एक्सप्रेशन कम कर देगी। जब इन मॉलिक्यूल्स की एक्सप्रेशन ज़्यादा होगी तो ऑफ कोर्स ही बात है कि थ्रोम्बोसिस के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब प्रोकोगुलेंट चेंजेस के अंदर क्या होगा कि हम लोगों ने नॉर्मल जिस तरह से डिस्कस किया कि नॉर्मली थ्रोम्बोमोडुलिन जो है वो एक्सप्रेस हो रहा होता है और थ्रोम्बोमोडुलिन थ्रोम्बिन के साथ बाइंड करता है और वो इनहिबिट करवा रहा होता है डिफरेंट कोगुलेशन फैक्टर्स को, फैक्टर 5, फैक्टर 7 वगैरह को। ठीक है, अब इस तरह से होता है कि जैसे ही जेनेटिक मेकअप चेंज हुआ, एंडोथेलियम एक्टिवेट हुई, एंडोथेलियम की डिसफंक्शनिंग होगी, अब क्या होगा कि ये थ्रोम्बोमोडुलिन के मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस करना कम कर देगी। जब ये मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस नहीं होंगे तो थ्रोम्बिन जो है वो कॉन्टीन्यूसली एक तो स्टिमुलेटेड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, जब थ्रोम्बिन स्टिमुलेटेड फॉर्म में रहेगा तो हमें पता है कि थ्रोम्बिन एक तो बहुत से फैक्टर्स को स्टिमुलेट करवा रहा है, जैसे फैक्टर 5, फैक्टर 8, साथ साथ जो है वो थ्रोम्बिन बाय मींस ऑफ प्रोटीएज एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स के थ्रू डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी सेल्स को भी स्टिमुलेट करवा रहा होता है, जैसे कि हम अभी एक फिगर से डिस्कस करते हैं। तो इस फिगर में देख लें तो थ्रोम्बिन जो है वो तमाम क्लॉटिंग फैक्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए रोल अदा कर रहे हैं। तो एक तरफ तो ये हमें पता है कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है। सेकेंडली जो है वो थ्रोम्बिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टिमुलेटर आ जाता है, प्लेटलेट की एग्रीगेशन काज करवाता है। थर्डली जो है वो ये डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी सेल्स को भी जो है वो एक्टिवेट करवा रहा होता है बाय मींस ऑफ प्रोटीएज एक्टिवेटेड रिसेप्टर, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स वगैरह को और लिम्फोसाइट्स वगैरह को जो है वो ये एक्टिवेट करवा रहा होता है। तो यही काम हम लोग देखते हैं कि जब थ्रोम्बिन जो है वो एक्टिव फॉर्म में रहता है तो ये इन्फ्लेमेशन को क्या करवाएगा, मॉड्यूलेट करवाएगा। और हमें पता है कि जब कभी इन्फ्लेमेशन जो है वो वेसल्स के अंदर रहती है तो इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में डिफरेंट तरह के साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते हैं और साइटोकाइंस फर्दर जाके जो है वो एंडोथेलियम की डिसफंक्शनिंग काज करवाते हैं एंड दैट विल आल्सो प्रमोट थ्रोम्बोसिस। ठीक है, सेकेंड जो प्रोकोगुलेंट चेंज आएगा वो ये होगा कि प्रोटीन सी की एक्सप्रेशन कम हो जाएगी, टिश्यू फैक्टर पाथ पे इनहिबिटर्स की जो एक्सप्रेशन है वो कम हो जाएगी। तो इस वजह से जो टिश्यू फैक्टर है वो भी ये देखें यहाँ पे इसका एक्सपोजर हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक कोगुलेशन सीक्वेंस जो है या एक्सट्रिंसिक कोगुलेशन पाथवे जो है वो स्टिमुलेट होता रहेगा बाय मींस ऑफ टिश्यू फैक्टर और दैट विल आल्सो कंट्रीब्यूट टू क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि प्लेटलेट जो है वो एडहेयर हो रहे हैं एक दूसरे के साथ एंड दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ फाइब्रिनोजन। और साथ साथ चूंकि अब प्लेटलेट जो है वो जो एंडोथेलियम है वो इंजर्ड हो चुकी है और एंडोथेलियम जो नॉर्मल यहाँ पे निकाल रही थी प्रोस्टासाइक्लिन वगैरह, नाइट्रिक ऑक्साइड या एडिनोसिन डाइफॉस्फेटेज वगैरह, अब ये वाले फैक्टर्स भी रिलीज नहीं करेगी जो कि प्लेटलेट को इनहिबिट करवा रहे थे। तो प्लेटलेट एक्सेसिवली जो है वो एग्रीगेट करते रहेंगे। ठीक है, थर्डली ये कि जो इसका फाइब्रिनोलिटिक इफेक्ट था
था जो नॉर्मल एंडोथेलियम टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर रिलीज करवा रही थी, ठीक है, या एक्सप्रेस करवा रही थी, वो एक्सप्रेस नहीं हो सकेगा, उसकी एक्सप्रेशन भी क्या होगी, कम हो जाएगी, जबकि जो इसका इनहिबिटर है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर का जो इनहिबिटर आ जाता है, ठीक है, उसकी एक्सप्रेशन ज़्यादा करवा देगी, तो दैट विल रिजल्ट इन द इनहिबिशन ऑफ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है। अब ये एक्टिव नहीं रहेगा, जिसकी वजह से प्लाज्मिन नहीं बनेगा, और प्लाज्मिन जब नहीं बनेगा तो फाइब्रिन की डिग्रेडेशन नहीं हो सकेगी। जब फाइब्रिन डिग्रेड नहीं करेगा तो क्लॉट क्या होगा, क्लॉट रिजॉल्व नहीं हो सकेगा, ठीक है। सो दैट विल रिजल्ट इन थ्रोम्बोसिस। जी नेक्स्ट विर्चुअस ट्रायड के अंदर हमने बात कर लेनी है एबनॉर्मल ब्लड फ्लो की। बेसिकली ज़्यादातर वीनस थ्रोम्बाई के अंदर जो है ये एबनॉर्मल ब्लड फ्लो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है टू द थ्रोम्बोसिस, ठीक है। अब जब कभी भी स्टेगनेंट ब्लड फ्लो है तो क्या होता है कि जो ब्लड के अंदर मौजूद हमारे प्लेटलेट्स एंड ल्यूकोसाइट्स हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो एंडोथेलियम के साथ उनका कांटेक्ट रहता है। जब ज़्यादा टाइम के लिए कांटेक्ट रहेगा तो ऑफ कोर्स ही बात है वो दोबारा से एंडोथेलियम को जो है वो एक्टिवेट करवाएंगे और उसकी प्रोकोगुलेंट एक्टिविटी को ज़्यादा करवा देंगे। इसी तरह से जो है वो वहाँ पे उस एरिया के अंदर जहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत आराम से जा रहा है तो वहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर्स काफ़ी टाइम के लिए रहेंगे और उनका वॉश आउट भी नहीं हो सकेगा। जब वो ज़्यादा टाइम के लिए रहेंगे तो ऐसी जगहों पर क्लोटिंग होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसमें हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक तो जहाँ पे डायलिटेशन हुई हो वहाँ पे ब्लड की स्टेसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकेंडली जो है वो माइट्रल वेल्व की अगर स्टीनोसिस हो जाए लेट से यहाँ पे, तो पीछे क्या होता है कि अब ब्लड जो है वो आगे वेंट्रिकल के अंदर नहीं जा पा रहा होता, ये लेफ्ट एट्रियम जो है वो डायलेट करना स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम के लिए जो है वो ब्लड रुका रहता है क्योंकि वो आगे मूव नहीं कर पा रहा होता, तो यहाँ पे जो है वो थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। लास्टली जो है वो पॉलीसाइथीमिया वेरा की कंडीशन के अंदर जब ब्लड की विस्कोसिटी जो है वो इन्हांस हो जाती है तब भी जो है वो ब्लड की फ्लो जो है वो स्लो हो जाता है और ऐसी जगहों पर भी थ्रोम्बोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थर्डली जो है वो हाइपरकोगुलेबल स्टेट की हम बात कर लेते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट तरह की हम लोगों ने जेनेटिक या इनहेरिटेड कंडीशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से क्या होगा कि कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स के अंदर कुछ ऐसी म्यूटेशंस आएंगी कि उनकी एक्सप्रेशंस ज़्यादा हो जाएगी, या तो वो अपनी एक्टिव फॉर्म में रहेंगे, इनएक्टिव स्टेट के अंदर नहीं जाएंगे, दैट विल लीड टू एक्सेसिव क्लोट फॉर्मेशन, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग दो तीन डिफरेंट काजेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हाइपरकोगुलेबल स्टेट में मोस्ट कॉमनली प्राइमरी या जेनेटिक फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर फैक्टर 5 की अगर कोई म्यूटेशन है जैसे कि लीडन म्यूटेशन आ जाती है, जिसके अंदर ये होगा कि इसका एक अमाइनो एसिड के अंदर अल्ट्रेशन आती है और उसकी वजह से ये जो है वो फैक्टर 5 की डिग्रेडेशन नहीं हो पा रही होती बाय मींस ऑफ प्रोटीन सी। जब फैक्टर 5 जो है वो स्टिमुलेटेड फॉर्म में ही रहेगा तो ऑफ कोर्स ही बात है कि कोगुलेशन आगे के स्केट चलता रहेगा और इसी तरह से क्लोटिंग का प्रोसेस जारी रहेगा, ठीक है। सेकेंडली आ जाता है प्रोथ्रोम्बिन के अंदर कोई म्यूटेशन आ गई है या फिर फैक्टर 8, 9 या 11 या फिर फाइब्रिनोजन के लेवल्स अगर इंक्रीज हो गए हैं, और कुछ रेयर जो प्राइमरी एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं उसके अंदर इस तरह से होता है कि एंटीथ्रोम्बिन 3, प्रोटीन सी या प्रोटीन एस, इन तीनों की अगर डेफिशिएंसी आ गई है, ये तीनों क्या है एंटीकोगुलेंट फैक्टर्स हैं, अगर ये तीनों इनहिबिट हो गए हैं तो एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी कम हो जाएगी और प्रोकोगुलेंट एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ सेकेंडरी या एक्वायर्ड काजेज आ जाती हैं जिसके अंदर प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट आ जाता है। जो लोग काफ़ी टाइम तक जो है वो बेड रेस्ट पे होते हैं या बीमारी की वजह से या फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से, तो उनके अंदर जो है वो डीवीटी डीप वेनस थ्रोम्बोसिस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। एमआई के पेशेंट्स के अंदर चूंकि ब्लड पंप नहीं कर पा रहा होता हार्ट, तो वहाँ पे अगेन स्टेसिस की वजह से थ्रोम्बस बनने के चांसेस ज़्यादा है। एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर इसी तरह से टिश्यू इंजरी, कैंसर की वजह से, जैसे कि कैंसर के अंदर भी कुछ प्रोकोगुलेंट ट्यूमर प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं जो कि एडिनोकार्सिनोमा से म्यूसिन वगैरह रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। इसी तरह से डीआईसी आ जाता है, हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। साथ में इन्होंने एक जो स्टेट बताई हुई है हाइपर इस्ट्रोजेनस स्टेट या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज, वो किस तरह से थ्रोम्बोसिस को स्टिमुलेट करवा रहा होता है। बेसिकली ये क्या करवाते हैं कि जो ईस्ट्रोजन आ जाता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अंदर भी यही होता है ना कि ईस्ट्रोजन वगैरह के लेवल इनहांस हुए होते हैं
वो लिवर के अंदर कोगुलेशन फैक्टर की सिंथेसिस को इन्हांस कर लेते हैं, जबकि एंटीथ्रोम्बिन 3 की सिंथेसिस को कम कर देते हैं। जब कोगुलेशन फैक्टर ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो वीन्स जो लेग्स वाले एरिया में डीवीटी के चांसेस जो होते हैं वो प्रेगनेंसी में ज़्यादा होते हैं।